हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वॉइस के बारे में। वही वॉइस फिर पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है अपने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, इस सभी तरह के सेंटेंसेस को लेके हम लोगों ने 4 या 5 क्लासेस पिछले मैंने कर लिया है। और सॉरी, और आप लोग उन सारे क्लासेज में क्लियर भी हैं। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते जा रहे हैं। ठंडी का समय है, बेहतर है, आप लोग अच्छी कोशिश करते रहिए। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने वॉइस के ही नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि आपके लिए मैं स्पेशल रूल्स लेके आऊँगा। तो स्पेशल रूल्स को ही देखना है, तो हमारे पास स्पेशल रूल्स हैं। अब इन स्पेशल रूल्स को पढ़ने के लिए हम लोग इनको रूल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले रूल 1 के बारे में हम बात करें। रूल 1 के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हों, 2 ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो क्या करना है कि आपको दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट बना देना है, और उसी सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर मेन वर्ब देख लीजिए, बाद में दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद बाई लिख के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ये चीज़ आप लोग पहले से करना जानते हैं। आइए एक एग्जांपल हम लोग लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास सेंटेंस है आई गिव हिम ए बुक। ठीक, छोटा सा एग्जांपल है। इसी सेंटेंस को आर में भी लिखा जा सकता है। कैसे? आप लिख सकते हैं आई गेव ए बुक टू हिम। देखिए इन दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, और ये दोनों के दोनों क्या है? एक्टिव वॉइस में। ये भी एक्टिव वॉइस में, ये भी एक्टिव वॉइस में है। अब हमको अगर इसका पैसिव वॉइस करना हो, इन दोनों में से किसी का भी पैसिव वॉइस करना हो, तो हमारे पास देख लीजिए एक ऑब्जेक्ट है हिम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है व्यक्ति सूचक। अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, अब हिम मतलब उसे, ठीक, तो उसे, मुझे, तुम्हें, उनको, उसको, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट ही होते हैं। इनडायरेक्ट ये किसी न किसी आदमी के लिए यूज किए जाते हैं। और दूसरा जो बचता है ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने रूप में है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा गया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लिखना पड़ा है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे इस तरह से लिखा हो चाहे इस तरह से लिखा हो। आपका काम है ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाना। आप चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाइए। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उठाएं तो ये हो जाएगा ही, ठीक है। टेंस देखिए, गेव लिखा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे जो बचा हुआ है आप इसको लिखिए, बाद में बाई लिखिए, और सब्जेक्ट आपका आई था तो आई को मी में बदलिए। एक तो ये हो गया कि आपने क्या किया, इस हिम को सब्जेक्ट बनाया। अब दूसरी बार में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर उसको सब्जेक्ट बनाया जाए तो हो जाएगा ए बुक वॉज गिवेन, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम बाई मी। ठीक, आसान है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। तो बस यहाँ पे मैंने रूल लिखा नहीं है, रूल आप लोगों को जानना होगा, रूल आपको लिखना पड़ेगा। आप रूल लिख सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के ऑब्जेक्ट आए हों तो उनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे और उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। चाहे डायरेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाइए, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के पहले सब्जेक्ट बना लीजिए, और उसी के हिसाब से क्या करिए, फिर से बाकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, तो आई थिंक आसान है ये रूल, बहुत ही आसान है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये रूल आप लोग समझ चुके हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अब रूल सेकंड की ओर, देखते हैं क्या है रूल सेकंड। ठीक है, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, रूल सेकंड कहता है
कि यदि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता बहुत ज़्यादा हो, मतलब ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के काम ही नहीं होंगे, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट की प्रधानता बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम लोग जो सब्जेक्ट को उठा के लास्ट में बाई प्लस लिखते हैं वह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कब? अगर ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो। सीधे एग्जाम्पल पे आइए, एग्जाम्पल से समझिए बेहतर है। देखिए एग्जाम्पल कहता है दी पुलिस caught the thief, द पुलिस caught द thief। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इसका मतलब हो गया कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब आप जानते हैं कि अगर थीफ ना हो फिर पुलिस का काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। पुलिस का काम मुख्य रूप से अपराध को रोकना होता है, लेकिन यहाँ पे अगर चोर को पकड़ने का काम है तो मुख्य रूप से काम तो पुलिस का ही है। हाँ, कहीं कहीं पे लोग भलमानुस होते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है, वन मानुस नहीं भल मानुस, ठीक है। तो थीफ को पकड़ने का काम पुलिस का है। यहाँ पे क्या है कि काम यानी थीफ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये जो दी पुलिस लिखा हुआ है इसको हम लोग लास्ट में पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, सिंपल है, एकदम पुराना पैटर्न पे ही है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, बस कुछ ही चीज़ों पे ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठा के पहले सब्जेक्ट बनाइए, तब आपका हो जाएगा द थीफ, टिक काट। यह शब्द दिखा रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉच कॉट, द थीफ वॉच कॉट। और यहाँ पे फुल स्टॉप लिख देंगे क्योंकि पुलिस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। हम जानते हैं कि अगर लोग भी पकड़ेंगे तो पुलिस को ही समर्पित करेंगे, और लास्ट में यही कहा जाएगा कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ये नहीं कहा जाएगा कि लोगों ने चोर को पकड़ लिया, कहा जाएगा क्या? पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल है, मान लेते हैं लिखा है समवन स्टोल माई पेन, समवन स्टोल माई पेन। यहाँ पे समवन आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि मेरा पेन किसी ने चुरा लिया। किसी ने चुरा लिया, पता ही नहीं चल रहा है कौन चुराया, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं। कौन चुराया ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन कलम मेरी थी ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता अधिक होने की वजह से जैसे ही हम इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो लिखना पड़ेगा माई पेन वॉज स्टोलन। आई थिंक आप लोग क्लियर हैं, भले आसानी से समझ सकते हैं। एक और देखिए, एक और एग्जांपल साथ ही साथ लेके चलिए, अच्छा लगेगा। देखिए द पीपुल इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, ठीक है। द पीपुल इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि जनता ने उसे प्रेसिडेंट चुन लिया। तो भाई चुनने का काम जनता ने किया। जनता में स्पेशल कौन है भाई? सब लोग तो जनता ही हैं, तो उसमें प्रधानता नहीं दिखा रहा है कि किसकी वजह से हुआ या किसने कर दिया, किसी एक आदमी ने नहीं, सब लोगों ने किया, नॉर्मल सी बात है। लेकिन उसे प्रेसिडेंट चुन लिया गया, ये इंपॉर्टेंट बात रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है हिम और यहाँ पे है दी प्रेसिडेंट। दो ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है इसमें। अगर दो ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है तब भी कोई बात नहीं है, आप लोग चाहें तो इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे इसको, अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो हो जाएगा क्या? ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, ठीक है। ही, सॉरी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट था, ध्यान में रखेंगे, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट था ओबीजी। तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया? सब्जेक्ट बना दिया। ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। अब होना ये चाहिए था क्या? बाय द पीपुल, बाय द पीपुल, लेकिन बाय द पीपुल हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट चुना गया है उसको, ये इंपॉर्टेंट है। और जिसकी महत्व, जिसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो
उसको हम लोग क्या करते हैं, उस जिस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो उसमें सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सीधे सीधे रूल लिख सकते हैं। रूल कैसे लिखेंगे? रूल में लिखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव करते समय अगर ऑब्जेक्ट की प्रधानता बहुत ज़्यादा हो तो उसके सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में जाते समय बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना जरूरी नहीं होता है। अगर ये रूल सही है तो फिर नोट में लिखना पड़ेगा आपको एक लाइन, नोट में लिखना पड़ेगा। अब अगर आपके सामने नोट किए कहता है कि अगर पैसिव से एक्टिव में जा रहे हैं, अभी तो ये एक्टिव से पैसिव में आए हैं, अगर पैसिव से एक्टिव में जा रहे हों तब दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। अब इस पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में अगर चेंज करना हो तब आप क्या करेंगे कि अपने पास से कोई एक सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, कोई एक सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। कैसे? थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। किसी एक सेंटेंस को लेके देखा जाए, अभी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बस 1 मिनट ध्यान दीजिए आप लोग। हम ये सब मिटा दे रहे हैं, केवल एक सेंटेंस को छोड़ देते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, अच्छा लगेगा, आप लोग समझेंगे भी और ये ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। देखिए, माई पेन वॉज स्टोलन, माई पेन वॉज स्टोलन, ठीक है। अगर इस पैसिव वॉइस को आपको एक्टिव करना हो तो आप जानते हैं कि आपके पास जो ये पैसिव में सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में लाना पड़ता है। अब इसका सब्जेक्ट आप ढूंढेंगे तो आएगा कहाँ से? तो ध्यान रखिए, माई पेन वॉज स्टोलन, मेरा कलम चुरा लिया गया। किसने चुराया? ये नहीं ना है। अगर ऐसा रहता कि मोहन के द्वारा मेरा कलम चुरा लिया गया तब तो वही पता चल जाता कि मोहन ने चुराया है, उसी को उठा के सब्जेक्ट बनाते। लेकिन इसमें आपको पता नहीं है, पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं समवन, समवन लिख सकते हैं या फिर एनीवन लिख सकते हैं, एनीवन, ठीक है। और माई पेन वाज स्टोलन पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को एक्टिव में करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि समवन स्टोल और यहाँ पे आ जाएगा क्या, माई पेन। देखिए आसान है ना, समवन स्टोल माई पेन, आसानी से आप लोग समझ गए। एक और पैसिव वॉइस इसी तरह का लेके देख लिया जाए। मान लेते हैं सेंटेंस है, सेंटेंस है मोहन वॉच नॉमिनेटेड द मॉनिटर। चलिए देखिए, मोहन वॉच नॉमिनेटेड द मॉनिटर, यानी कि मोहन को मॉनिटर नियुक्त कर दिया गया। अब आप लोग खुद सोचिए कि मोहन को अगर जो मॉनिटर इलेक्ट किया गया है, नियुक्त किया गया, किसने किया होगा? बच्चे तो नियुक्त नहीं, बच्चे केवल चुन सकते हैं, नियुक्त करने का काम अध्यापक का होता है। हम लोग जानते हैं ना कि अध्यापक का होता है, लेकिन इसमें मोहन वाज नॉमिनेटेड द मॉनिटर बाय द टीचर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। फिर भी अगर आपको एक्टिव में चेंज करना हो तो मैंने कहा कि अपने सेंस, सेंटेंस के सेंस और भाव के अनुसार एक सब्जेक्ट आपको, मान लेता हूं कि मैं वहां पे बाय द टीचर है क्योंकि टीचर ही नॉमिनेट करेगा किसी मॉनिटर को। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में आते आते मैंने लिख दिया क्या, द टीचर, और यहाँ पे नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड मोहन क्या नियुक्त किया, द मॉनिटर। ठीक है, दो एग्जाम्पल आपके सामने आया कि आप पैसिव से एक्टिव में जा रहे हैं। तो मैं बता रहा था आपको नोट में लिखने के लिए, नोट में आपको ये लिखना है कि अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में समवन, एनीवन, एनीबॉडी, नन या फिर कोई अनिश्चित प्रकार का सब्जेक्ट हो तो उसे लास्ट में ले जाकर बाई प्लस ऑब्जेक्ट में रूप में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर पैसिव से एक्टिव में आ रहे हों, पैसिव से एक्टिव में आ रहे हैं और बाई के साथ कोई सब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तब फिर आपको सेंटेंस के भाव के अनुसार एक सब्जेक्ट शुरू में लिखना पड़ता है। जैसे इसमें
बाई द टीचर नहीं लिखा था, फिर भी मैंने यहाँ पे क्या किया, द टीचर को सेंस के हिसाब से सब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे किसी ने कलम चुराया, पता ही नहीं चला कौन चुराया, इसीलिए मैंने समवन कर दिया। एनीवन से बेहतर है समवन। ठीक, तो आई होप कि आप लोग इसको समझ चुके हैं अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल यानी कि रूल थर्ड की ओर। ओके, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, रूल थर्ड कहता है कि अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब आ रहा हो तो उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। जैसे परिवर्तन हम लोग असर्टिव में करते आए हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी करेंगे, केवल उसमें हेल्पिंग वर्ब बी बढ़ जाता है। केवल एग्जांपल देख लीजिए बस। आई थिंक ये आपको पहले भी मॉडल वाले में बता चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस एक दो देख लीजिए। जैसे कहता है ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। अगर इसको पैसिव बनाना हो तो मैंने कहा था कि मस्ट आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब पहले से ही है, ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आपको क्या करना है, केवल बी जोड़ देना है। अगर बी आप जोड़ देते हैं तो काम हो जाएगा। देखिए ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के उठा को पहले सब्जेक्ट बनाइए तो हो जाएगा हिज पेरेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा मस्ट, और यही मैंने कहा है कि बी, यही एक्स्ट्रा बढ़ गया है। ठीक है, मस्ट बी, OBEYED, ओबेड बाय, और यहाँ पे हिम हो जाएगा। आई थिंक आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए और आसान हो जाएगा। कहा जाए ही कैन सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। करिए ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना लीजिए, यानी कि पैसिव में आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए सॉन्ग कैन बी संग बाय हिम। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी में कोई भी आए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, शैल, विल, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू, कोई भी है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में बी बढ़ा देना है, BEB बढ़ा देना है। बढ़ा देने से ही आपका पैसिव वॉइस आसान हो जाएगा। तो आई थिंक ये रूल थर्ड भी आसान रहा है, काफ़ी आसान है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं रूल 4 की ओर। ओके, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए अपने रूल 4 पे। रूल 4 कहता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ क्या होता है, बाई के प्लेस पे अदर प्रीपोजिशंस का यूज होता है। ठीक है, बाई के जगह पे अदर प्रीपोजिशंस का यूज होता है। तो इस तरह के कुछ शब्दों को जानना पड़ेगा कि किस शब्द के साथ, यानी किस शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। जैसे क्या होता है ना कि कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं जो कुछ खास शब्दों के साथ ही आते हैं, बाकी के साथ आए ना आए अलग की बात है, लेकिन कुछ निश्चित हैं जिनके साथ में वही प्रीपोजिशन आना चाहिए। तो जैसा प्रीपोजिशन आएगा हम लोग वैसा ही यूज करेंगे, जिसके साथ जो आना है उसी के साथ यूज करना है। ठीक है, अपने पास से बाई का प्रयोग नहीं करना है। इसमें कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। मान लीजिए कैटेगरी वाइज आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कभी सरप्राइज्ड आ रहा हो, ठीक है, किसी सेंटेंस में सरप्राइज्ड हो, एस्टोनिश्ड लिखा है, ठीक है, डिस्प्लीज्ड लिखा है, डिसअपॉइंटेड लिखा हो, डिस्ट्रेस्ड लिखा हो, ठीक, अगर ऐसे कोई भी शब्द आ रहे हों तो इनके साथ में प्रीपोजिशन बाई नहीं आता है, प्रीपोजिशन एट आता है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं कि इन शब्दों के साथ हमको प्रीपोजिशन के प्लेस पे एट का प्रयोग करना है, बाई नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, हिज सक्सेस
सरप्राइज्ड मी। ध्यान से देखिए, हिज सक्सेस यानी उसकी सफलता ने सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित किया मी मतलब मुझे। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे। होगा क्या, मी को उठा लेंगे शुरू में, आई, सरप्राइज्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब यहाँ पे आएगा वॉच, आई वॉच सरप्राइज्ड। अब बाई नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, सरप्राइज्ड एट हिज सक्सेस। देखिए कितना आसान है। अब आप लोग कहेंगे कि बाई आना चाहिए था, नहीं, मैंने कहा ना आपको कि कुछ सेंटेंस में कुछ निश्चित प्रीपोजिशंस आते हैं, कुछ निश्चित शब्दों के साथ निश्चित प्रीपोजिशंस आते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, ठीक है। आप लोग याद रखिए कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिस्प्लेस्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड के साथ प्रीपोजिशन एट आता है, बाई नहीं आएगा। अगर आप बाई लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो बाई न लगाइए, निश्चित है कि इसके साथ एट ही आना है, तो आप एट का ही प्रयोग करिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। देखिए, योर बिहेवियर एस्टोनिश मी, योर बिहेवियर यानी तुम्हारा व्यवहार, एस्टोनिस्ट आश्चर्यचकित करता है, मी मतलब मुझे परेशान करता है, तुम्हारा व्यवहार मुझे परेशान कर देता है, यानी कि निश्चित नहीं होगा उसका व्यवहार, जो भी होगा, ठीक है, अनिश्चितकालीन। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि कब क्या कर देंगे पता ही नहीं चलता है, हो जाता है। अब इसमें क्या है कि मी है, मी को उठा के आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आई होगा, एस्टोनिस्ट लिखा हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा, आई एम, इसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, एस्टोनिस्ट एट, एस्टोनिस्ट एट योर बिहेवियर लिख देंगे लास्ट में, योर बिहेवियर, ठीक है। देखिए कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, नहीं ना, मैंने क्या कहा था कि इस एस्टोनिश लिखा हो, सरप्राइज, इसमें से कोई भी शब्द आए तो माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि ये जो 2 2 4 1 5, कम से कम ये 5 शब्द तो आपके पास याद होना चाहिए कि इन 5 शब्दों के साथ हमको बाई प्रीपोजिशन नहीं यूज करना है, जब भी करना है तो एट प्रीपोजिशन यूज करना है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हम लोग पढ़ते हैं अपने पॉइंट सेकेंड यानी कि पॉइंट बी की ओर, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते जाइए, नोट करिए आप लोग, ज़्यादा बेहतर रहेगा, नोट ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, पॉइंट बी कहता है, बी क्या कहता है, कहता है नो तथा ऑब्लाइज, ऑब्लाइज, इन दोनों शब्दों के साथ प्रीपोजिशन बाई नहीं आएगा, प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। ये दूसरी चीज़ है, काफ़ी चीज़ें हैं जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, केवल उन्हीं में दिक्कतें हैं, और ये इसीलिए तो स्पेशल रूल्स में रखा गया है ना, ताकि आप इनको विशेष रूप से ध्यान में रखें। तो नो तथा ऑब्लाइज के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, जैसे मान लेते हैं एक सेंटेंस है, सेंटेंस है एवरीवन नोज गांधी जी, ठीक, एवरीवन नोज गांधी जी। अब ध्यान दीजिए, ये आपका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब ये आपका एक्टिव वॉइस है, आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट, ये हो गया क्या, गांधी जी, ठीक। नोज लिखा है KNOWS, नोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसके साथ आ जाएगा इज, गांधी जी इज, और नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन, ठीक। और मैंने कहा कि नो इसके साथ में बाई नहीं आता है, नो और ऑब्लाइज के साथ क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, लिखेंगे टू और यहाँ पे एवरीवन, ठीक। देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, याद करने वाली चीज़ है, इसको याद करना पड़ेगा,
समझना तो है ही, लेकिन याद भी करना पड़ेगा कि कभी भी नो आए या ऑब्लाइज आए तो उसके साथ में प्रीपोजिशन टू आता है। एक एग्जांपल और देखिए, इसका मज़ेदार चीज़ है, अच्छे से समझते जाइए बस, और क्या। ठीक है, देखिए, ही विल ऑब्लाइज मी, ये आपका एक्टिव है। अगर इसको पैसिव में बदलना हो तो देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम कि ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाइए, आई। अब आई के साथ विल तो आएगा नहीं, आई के साथ पैसिव वॉइस में क्या आना चाहिए, शैल बी, आई शैल बी। और यहाँ पे आ गया थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज्ड, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू, और ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम। देखिए कितना आसान है, ये बहुत आसान होता है। ठीक है, केवल समझ की फेर है, समझ की और थोड़ा सा याद करने की समस्या है, बाकी तो ये क्लास बहुत बेहतरीन है, बड़े अच्छे से आप लोग इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख चुके हैं। पॉइंट बी यानी कि नो और ऑब्लाइज के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। बाकी अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि अगर शब्द प्लीज्ड लिखा हो, कहीं प्लीज्ड लिखा हो, सेटिस्फाइड लिखा हो, ठीक है, प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड लिखा हो या फिर चार्मड लिखा हो, ठीक, तो अगर इनमें से कोई भी एक आ रहा हो तो इन सब के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे मान लेते हैं एक्टिव वॉइस में कहता है हिज बिहेवियर प्लेस्ड मी, हिज बिहेवियर प्लेस्ड मी। अब इसको अगर आप पैसिव में चेंज करना चाहें तो सबसे पहले क्या करिए, मी को बदलिए, आई होगा, आई, और प्लीज्ड पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि आई वॉज प्लीज्ड। अब यही प्लीज्ड के साथ में प्रीपोजिशन विथ, और यहाँ बचा है हिज बिहेवियर। ठीक, आसान है ना, बड़े आसानी से आप लोगों ने समझ लिया। करना ही क्या है, बस सब्जेक्ट है, ये हिज बिहेवियर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना दिए और आई के हिसाब से वाज आ गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे और इसके साथ ही साथ विथ का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, माई जॉब सब्जेक्ट है, सेटिस्फाइड हिम, यानी मेरे काम ने उसे खुश कर दिया, उसे प्रसन्न कर दिया। अब सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को उठा के पहले सब्जेक्ट बनाइए, तो ये हो जाएगा, हिम को बनाएंगे तो हो जाएगा ही, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज, यहाँ पे सेटिस्फाइड, ही वॉज सेटिस्फाइड, यहाँ पे आएगा विथ माई जॉब। तो डियर स्टूडेंट, समझिए आप लोग इस चीज़ को कि कोई दिक्कत इसमें है क्या, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। ठीक, बड़े आसानी से आप लोग समझ सकते हैं इसको, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। ठीक, आप लोग इसको समझ चुके हैं। करना क्या है, क्या बताएं, शब्द ज़्यादा हो जा रहा है ना, आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी मुसीबत है, पर डोंट वरी, जब 2 बार 4 बार 5 बार इस क्लास को देखेंगे तो 2 बार 3 बार में सब क्लियर हो जाएगा कि किस शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। आप लोग इसको प्रैक्टिस से ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई बेहतर उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग डी पॉइंट पे पहुँचे थे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट ई की तरफ। चलिए, ई
ई पॉइंट हमारा कहता है, क्या कहता है, थोड़ा सा, कंटेंट एंड इंटरेस्ट। कंटेंट एंड इंटरेस्ट, इन दोनों के साथ हमारे पास प्रीपोजिशन आता है क्या, इन प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, तो ध्यान रखने लायक बात है कि कंटेंट और इंटरेस्ट अगर कहीं भी सेंटेंस में आए और पैसिव कर रहे हों तो ध्यान रखेंगे कि उनके साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास सेंटेंस है, दिस बुक इंटरेस्टेड यू। दिस बुक सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। दिस बुक इंटरेस्टेड यू। आप क्या करिए ना, पहले ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाइए, देखिए बन गया। इसके बाद क्या, इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यू के साथ वेयर यूज करना पड़ेगा, यू वेयर। यहाँ पे हो गया इंटरेस्टेड, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन दिस और बुक। कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है, इंटरेस्टेड के साथ इन आ गया, कोई शक? हाँ रहेगा तब भी आप लोग नहीं बता सकते, खैर कोई नहीं। यहाँ पे मैंने यही कहा था कि कंटेंट और इंटरेस्ट के साथ आपको प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देखिए, एग्जाम्पल है दिस बुक contains 100 पेज। देखिए दिस बुक contains 100 पेज, मतलब कि इस किताब में 100 पेज हैं। कंटेंट मैंने रखता है, यानी कि यह किताब 100 पेज रखता है, 100 पेज रखता है, इसी को बनाना है। ठीक, तो करना क्या है, ऑब्जेक्ट को उठाइए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 100 पेज, और कंटेंट्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो यहाँ पे आर, 100 पेज आर कंटेंट इन दिस, और यहाँ पे बुक। आसान, 100 पेज को आपने सब्जेक्ट बनाया, आर हेल्पिंग वर्ब हुआ, कंटेंट थर्ड फॉर्म है, इन दिस बुक। चूँकि मैंने कहा है कि कंटेंट और इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको भी अच्छे से समझ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे सब स्पेशल रूल्स वॉइस के। ठीक है, वॉइस के सभी स्पेशल रूल्स, यानी कि लगभग 4 या 5 रूल में हम लोगों ने इस क्लास को फिनिश किया है, और अब वॉइस में कुछ आपको और नहीं जानना है, इतने में आपकी वॉइस की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बस आप लोग बने रहिए, एक एक क्लास को आप लोग देखते जाइए, 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग देखिए, समझ में चीज़ें आएंगी। और साथ ही साथ थोड़ा सा कोशिश करिए कि कुछ सब्सक्रिप्शंस यानी कि सब्सक्राइब की संख्या कुछ और बढ़ जाए, ताकि कंफर्टेबल हो जाए। जानते ही है ना कि जब किसी काम का रिस्पांस अच्छा आने लगता है तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, और आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वॉइस की क्लास को आज हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। अब अगले क्लास में आएंगे हम लोग नया टॉपिक लेके, नए जोश नए उत्साह के साथ। ठंडी में रजाई में पड़े पड़े आप भी आनंद के साथ आराम से देखिए, इसको मज़ा आएगा। सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए, यही लाइफ है। ठीक है, तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास को यहाँ पे बंद किया जाए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक रेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।